3 दिसंबर को अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम नतीजे आए और अब 10 दिन लगभग बीत चुके हैं, 13 तारीख है आज, और इन 5 राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वो जाने कि इन राज्यों में किसे मुख्यमंत्री बनाया गया, साथ ही साथ 5 में से 4 राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, राजस्थान में बनाए गए हैं, तेलंगाना में बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो अब तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई है। तो एक एक करके हर एक राज्य, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आपका पूर्वोत्तर का राज्य जो है मिजोरम, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी शासन की बागडोर किनके हाथों में होगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्रियों के रूप में नाम जो सामने आए हैं उनका राजनीतिक जीवन थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से शुरुआत की और कैसे आज वो सत्ता के इस बड़े शिखर पर पहुंचे हैं, जिसमें विष्णुदेव साय जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आदिवासी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिजोरम से। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम से, और मिजोरम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं लाल दुहोमा। देखिएगा नाम क्या है, लाल दुहोमा। ये मिजोरम जो हमारा है ये पूर्वोत्तर का राज्य है, बहुत संवेदनशील राज्य है, क्योंकि भारत की सीमाएं यहां से लगी हुई हैं अन्य देशों के साथ। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन होंगे, लाल दुहोमा। देखिएगा ये जो पिक्चर ये लाल दुहोमा है, इनकी पार्टी का नाम है ZPM, यानी जोराम पीपल्स और ये मूवमेंट, जोराम पीपल मूवमेंट। किस पार्टी के प्रमुख है ये, जोराम पीपल्स मूवमेंट। याद रखिएगा ZPM करके पार्टी है, ये वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, जोराम पीपल्स मूवमेंट। याद रखिएगा इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं मिजोरम में, मिजोरम की कुल 40 में से 27 सीटें, कुल 40 में से 27 सीटें कौन जीती हैं, जोराम पीपल्स मूवमेंट। और जोराम पीपल्स मूवमेंट में अपना मुख्यमंत्री किसको डिक्लेयर किया है, तो याद रखिएगा लाल दुहोमा। किसको डिक्लेयर किया है, लाल दुहोमा। याद रखिएगा कि 8 दिसंबर 3 तारीख को नतीजे आए, 8 दिसंबर 5 दिन बाद 8 दिसंबर 2023 को जो मिजोरम है उसकी राजधानी जो इंफॉल है, राजधानी इंफॉल में क्या ली गई है, शपथ। लाल दुहोमा ने शपथ ली और उनको शपथ कौन दिलाएंगे, तो मिजोरम के वर्तमान में जो राज्यपाल है, मिजोरम के वर्तमान में जो राज्यपाल है, राज्यपाल का भी नाम मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति। याद रखिएगा हरिबाबू कंभमपति जो है, ये वर्तमान में जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये वर्तमान में राज्यपाल है, यानी राज्यपाल ही प्रायः मुख्यमंत्री को क्या दिलाती है, शपथ दिलाते हैं। आज 13 तारीख है, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जानी है। क्लियर। तो ये हरिबाबू कंपति कौन है ये समझ आ गया। और लाल दुहोमा अगले 5 वर्षों के लिए मिजोरम के क्या बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए। याद रखिएगा अगर लाल दुहोमा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये लाल दुहोमा वर्ष 1977 में 1977 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था इन्होंने, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद 1977 बैच के ये आईपीएस अधिकारी बने। समझ आ रहा है, आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं भारत में दे चुके हैं। 1977 के एग्जाम में इन्होंने क्रैक किया था यूपीएससी। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा और जाना जाए तो 1982 में जो उस समय की तात्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस समय की जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तात्कालिक प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी जी के ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे। क्या थे, सिक्योरिटी इंचार्ज, यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज की भी भूमिका निभा चुके हैं। मतलब एक बड़े प्रशासनिक अनुभव के साथ ये व्यक्ति कहां पर आया था, मिजोरम में। समझिएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये मिजोरम से क्या रहे हैं, मिजोरम से सांसद भी हैं। मिजोरम से क्या है, मिजोरम से सांसद के पद पर भी रह चुके हैं और दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं सांसद के तौर पर। ये एकदम नई नवेली पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी है, नाम है जोराम पीपल मूवमेंट। और इस पार्टी ने 40 में से 27 सीटें जीत करके स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। लाल दुहोमा, ये नाम आपको याद रखना है। एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अब मिजोरम में शासन की जो बागडोर होगी, गवर्नमेंट की जो बागडोर होगी वो इनके हाथों में होगी, लाल दुहोमा। आगे चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अब नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। याद रखिएगा ये जो विष्णुदेव साय जी हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। कौन से क्रम के, चौथे क्रम के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पहले स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री, दूसरे रमन सिंह जी जिनका 3 कार्यकाल हमने देखा, और तीसरे जो अभी भूपेश बघेल जी जिनकी सरकार अभी गिरी है, एक 3 हो गए। और चौथे व्यक्ति कौन होंगे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे, वो कौन है, विष्णुदेव साय।
विष्णुदेव साय एक आदिवासी चेहरा है, एक आदिवासी नेता है, और चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जनजातीय बाहुल्य राज्य है, इसलिए इस राज्य की कमान एक आदिवासी नेता को दी गई है। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। इनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है। इनका जन्म हुआ वर्ष 1964 में। कब जन्म हुआ है? 1964 में। कहां पर? बगिया ग्राम में, यानी ये बगिया के लाल हैं, ऐसे करके याद रखिएगा, बगिया ग्राम। और बगिया ग्राम कांसाबेल तहसील, आपको कांसाबेल पढ़ाया था, कांसाबेल तहसील जसपुर में इनका जन्म हुआ है। जनजातीय बाहुल्य जिला है हमारा जसपुर। जसपुर में क्या है? उनका जन्म हुआ है वर्ष 1964 में। बहुत ध्यान से सुनिए। जन्म के बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है अगर देखा जाए तो छात्र राजनीति से करेंगे, छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ ये जो इनका गांव है बगिया से पहली बार क्या बने? ये सरपंच बने। मतलब एक सरपंच पद से उठ करके व्यक्ति राज्य की पूरी कमान संभाल रहा है। उसकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत देखिए कहां से हुई है, तो सरपंच बने उसी बगिया के जहां से वो जन्म लिया उन्होंने, तो वहां के सरपंच बने। आगे चल करके अगर हम बात करें तो वर्ष 1990 से लेकर के 93 तक, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल, और वर्ष 1993 से लेकर के 1998 तक 5 साल, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 वर्षों तक ये मध्य प्रदेश विधानसभा में गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने, यानी विधायक बने। पहली बार विधायक कब बने अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, पहली बार ये विधायक कब बनते हैं? वर्ष 1990 में। और इनका मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 कार्यकाल, एक 90 से 93 और दूसरा 93 से 5 साल 98 तक। ध्यान से सुनिएगा, तो 2 बार विधायक बने मध्य प्रदेश विधानसभा में। अगर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में किस सीट से जीत कर गए थे, तो याद रखना है तपकरा। याद आ रहा है आपको? बताया था वही तपकरा जिसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। नागलोक, वहीं से ये 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक बन के गए। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में आया ही नहीं था। वर्ष कब की बात हो रही है? 90 से 98 तक। अब बात करेंगे वर्ष 1999। वर्ष 1999 में 13वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा चुनाव? 13वीं लोकसभा चुनाव। याद रखिएगा कि अगले साल यानी वर्ष 2024 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव में हम जाने वाले। मैं बात कर रहा हूं वर्ष 1999 की, जब 13वीं लोकसभा चुनाव हुई। 13वीं लोकसभा में इनको भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ से, कौन सी लोकसभा से? रायगढ़ लोकसभा से क्या चुना? इनको टिकट दिया और ये रायगढ़ लोकसभा से जीतकर पहली बार सांसद बने और संसद भवन पहुंचे। तो पहली बार सांसद कब बन रही है? 1999। उस दौरान 1999 में केंद्र में अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार थी। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। समझ आ रहा है? यानी बीजेपी को बहुमत कहीं ना कहीं मिला होगा या एनडीए को बहुमत मिला। उस दौरान पहली बार ये रायगढ़ से सांसद चुने गए, कौन? हमारे विष्णुदेव साय जी। और कहां पहुंचे? संसद भवन, दिल्ली। इसी दौरान आपको याद रखना है कि इसी दौरान अगर देखा जाए तो वर्ष 2000 से लेकर के 2004 तक, क्योंकि सांसद बनेंगे 5 सालों के लिए और 99 की बात हो रही है, तो 2000 से लेकर के 2004 तक यानी 4 सालों तक ये भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय जो है, उस मंत्रालय में एक समिति है जिसको बोलते हैं सलाहकार समिति। कौन सी समिति? सलाहकार समिति। और उस सलाहकार समिति में एक सदस्य के रूप में चुने गए थे, कौन? विष्णुदेव साय जी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसकी जो सलाहकार समिति है उसमें एक सदस्य की भूमिका निभा रहे थे, कौन? विष्णुदेव साय जी, वर्ष 2000 से 2004 तक। अभी और राजनीतिक जीवन बचा है, आगे देखिएगा। अगला उनके राजनीतिक जीवन को और आगे बढ़ाते हैं। अब 2004 की बात करते हैं। 2004 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव हुआ, क्योंकि 99 में 5 साल जोड़ दीजिए 2004 में 14वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा? 14वीं, 13वीं तो हो चुकी है, 14वीं लोकसभा में एक बार फिर बीजेपी ने इनको कहां से टिकट दिया? रायगढ़ लोकसभा से। और फिर एक बार विजयी हुए और विजयी होकर के ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम कहां पर पहुंचे? संसद पहुंचे, सांसद के रूप में। यानी सांसद के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल था वर्ष 2004। इसी दौरान वर्ष 2006 में, याद रखिएगा, वर्ष 2006 में इन्हें बीजेपी ने क्या किया? जो छत्तीसगढ़ बीजेपी है,
छत्तीसगढ़ बीजेपी, उसका क्या बना दिया गया, इनको अध्यक्ष बना दिया गया, यानी संगठन में एक बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में दे दी गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेता थे, आदिवासी नेता थे। वर्ष 2006 में इनको क्या बना दिया गया, बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए। आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। वर्ष 2009, 4 के बाद फिर 5 साल बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए और ये 15वीं लोकसभा के लिए चुना गया। ये 15वीं लोकसभा थी और 15वीं लोकसभा के लिए फिर इनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट कहां से बनाया, रायगढ़, और ये फिर विजयी हुए। क्लियर। और ये तीसरी बार, थर्ड टाइम कहां पहुंचे, सांसद के रूप में। जब दूसरी बार पहुंच रहे हैं, यानी 2004 में एनडीए की सरकार जा चुकी थी और 2004 में यूपीए की सरकार केंद्र में आ गई थी, यानी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार आ चुकी थी। 2009 में भी यूपीए की सरकार बनी और फिर एक बार प्रधानमंत्री कौन बने, मनमोहन सिंह जी। यह तीसरा अवसर था जब विष्णुदेव साय कहां पहुंचे, संसद भवन। क्लियर हुआ यहां तक। 2009 के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको पकड़ना है 2014 के लोकसभा चुनाव, 5 साल बाद फिर 2014 में जब 16वीं लोकसभा के लिए मतदान हुआ तो फिर एक बार रायगढ़ से बीजेपी ने इनको अपना कैंडिडेट बनाया और ये चौथी बार भी विजयी हुए। चौथी बार भी क्या हुए, विजयी हुए। और ये 4th टाइम था जब ये फिर एक बार सांसद के रूप में कहां गए, केंद्र में गए। लेकिन इस बार 2014 में मोदी लहर थी। क्लियर। और प्रधानमंत्री कौन बने थे, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, यानी मंत्रिपरिषद में अगर देखा जाए तो इनको भी स्थान दिया गया और विष्णुदेव साय जी को केंद्रीय, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय खनन मंत्री के रूप में भूमिका दी गई। केंद्रीय खनन मंत्री के रूप में भूमिका दी गई। किस सरकार में, मोदी जी की सरकार। केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री जिसको बोलते हैं के रूप में इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, यानी केंद्र में क्या कर दिया गया इनको, कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर में किसमें शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा केंद्रीय खान मंत्री, राज्य मंत्री बनाया गया था इनको ना। क्या मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री। केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री, राज्य मंत्री का इनको दर्जा दिया गया था। किनको, विष्णुदेव साय जी को। 2014 की बात हो रही। आगे बढ़िए, 2020 से लेकर के 2022 तक, कोविड काल के दौरान 2020 से लेकर के 2022 तक इन्हें फिर एक बार छत्तीसगढ़ बीजेपी का क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बीजेपी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया 2020 से लेकर के 2022। और 2023 के चुनाव में इन्हें पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार ये विजयी होकर के कहां पर पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा। पहली बार ये छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा इस चुनाव में पहुंचेंगे। और किस सीट से जीत कर आ रहे हैं, तो कौन सी सीट से जीत के आ रहे हैं, आपको बताया था, कुनकुरी सीट से। याद रखिएगा कौन सी सीट से, तो कुनकुरी। तो मध्य प्रदेश में जब ये गए तो तपकरा सीट से, तपकरा नागलोक, याद आ रहा है। फिर इनको रायगढ़ से संसदीय का चुनाव लड़ाया गया, जो रायगढ़ संसदीय सीट है वहां से इनको टिकट दिया गया। और इस बार ये छत्तीसगढ़ विधानसभा किस सीट से जीतकर पहुंच रहे थे, याद रखिएगा, कुनकुरी। ये भी जसपुर में है, ये समझ आए। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो चौथे व्यक्तिगत मुख्यमंत्री होंगे। और कौन सी विधानसभा के मुख्यमंत्री होंगे, तो याद रखिएगा 6वीं विधानसभा, क्योंकि ये कौन सी विधानसभा है, 6वीं। एक आपकी अजीत जोगी के दौरान थी, 3 आपका रमन सिंह जी के दौरान, 3 और 1 4। भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी वो 5वीं विधानसभा थी। और ये कौन सी विधानसभा होगी, 6वीं विधानसभा है हमारे छत्तीसगढ़ की, राज्य गठन के बाद। और एक छत्तीसगढ़ ने एक आदिवासी चेहरे को क्या किया है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है केंद्र ने, यानी जो मोदी कैबिनेट है उसने ये फैसला ले लिया है, केंद्र से फैसला लिया गया है और इनको क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री के रूप में। आज ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो साइंस कॉलेज मैदान है वहां पर आज ये शपथ ले रहे हैं 13 तारीख को। तो ये भी याद रखिएगा, शपथ कब लेंगे ये, तो आपको याद रखना है, शपथ 13 तारीख को लेंगे, 13 दिसंबर 2023 को। और कहां पर स्थान है, तो याद रखिएगा साइंस कॉलेज मैदान, जो साइंस हमारा कॉलेज मैदान है, साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में, ये हो गया। इसके साथ ही साथ जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है उन राज्यों में उसने 2-2 उप मुख्यमंत्री का भी चुनाव किया है। तो छत्तीसगढ़ में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन कौन ये चेहरे, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दोनों की पिक्चर आपके सामने है। पहली जो पिक्चर है ये व्यक्ति है अरुण साव। कौन है, अरुण साव, नाम याद रखिएगा, ये है आपके अरुण साव जी। साव जी के बारे में बता दूं कि ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी के क्या है, अध्यक्ष।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर। इनका अगर गृह जिला देखा जाए, कौन सा जिला, यह गृह जिला है इनका, किस जिले में, तो याद रखिएगा इनका गृह जिला है मुंगेली, क्योंकि मुंगेली की जो जरहा गांव है, तहसील बताया था जरहा गांव, जरहा गांव तहसील में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ था। तो इनका गृह जिला कौन सा है, मुंगेली। 2019 में इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, बीजेपी ने टिकट दिया, और लोकसभा का टिकट इनको कहां से दिया गया था, याद रखिएगा बिलासपुर से, और बिलासपुर से जीत करके वर्ष 2019 में कहां पर पहुंचे, संसद भवन। लेकिन सांसद रहते हुए ही इनको इस बार मुंगेली की लोरमी सीट से, मुंगेली जिले की कौन सी सीट से, लोरमी सीट से इनको कहा गया कि आप लोरमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़िए। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट ये भारी बहुमत के साथ जीत कर आए अरुण साव जी, और अभी चूंकि इनको छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इसलिए इन्होंने जो सांसद के रूप में अपनी भूमिका थी उसका त्याग दे दिया है, यानी सांसद के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया गया है, समझ आ रहा है। और वर्तमान में इनको क्या चुना जाएगा, तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम होंगे। वैसे डेप्यूटी सीएम या उप मुख्यमंत्री जैसा पद हमारे संविधान में इसके संबंध में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए या सबको खुश करने के लिए या एक सामंजस्य बैठाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दो उप मुख्यमंत्री, पहला नाम आपको दिख गया अरुण साव, दूसरा जो चेहरा दिख रहा है आपको ये है विजय शर्मा। कौन है, विजय शर्मा जी। विजय शर्मा चर्चाओं में क्यों हैं, क्योंकि ये उस सीट से जीत कर आए हैं, कवर्धा सीट से। कौन सी सीट से, कवर्धा। और कवर्धा सीट पर इन्होंने जो भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल में जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनको भारी मतों से पराजित किया है। क्योंकि विजय शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा है, इसके साथ ही साथ हिंदुत्व के, जो हिंदुत्व का छत्तीसगढ़ में एक प्रचलन शुरू हुआ है, उस हिंदुत्व के एक ब्रांड एम्बेसडर कहे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। एक बड़ा हिंदू चेहरा जो सामने उभर कर आ रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, वो कौन है, विजय शर्मा। इसलिए इनको भी साधने की कोशिश की गई और इनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इस बार। तो विजय शर्मा जो कवर्धा सीट से जीत कर, दोनों की सीट याद रखिएगा, और दोनों को ही क्या किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इतना ही उप मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानना है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं तेलंगाना की, और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। इनकी कहानी जो है ना, ये किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि एक जीरो से उठ करके सत्ता के शिखर पर पहुंचने की जो कहानी है वो बहुत प्रेरणादायक है। वास्तव में कैसे एक व्यक्ति जमीन से उठ करके और राज्य की कमान संभाल सकता है, वो रेवंत रेड्डी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बच्चे ने बचपन से ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, और जो कि आज साकार हो गया। तो इनके बारे में बता रहा हूं, रेवंत रेड्डी के बारे में। ये रेवंत रेड्डी जो है, इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में बताता हूं। इनका जन्म हुआ वर्ष 1969 में, 1969 में। और आपको जानना है कि ये इनके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है छात्र राजनीति से। यहां समझने वाली बात है ना, छात्र राजनीति से इनके जीवन की शुरुआत होती है। छात्र राजनीति में इन्होंने एबीवीपी का दामन थामा था। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी की एक छात्र इकाई है, जहां युवा छात्रों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। एबीवीपी, ये छात्र जीवन में किससे जुड़े, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे। धीरे से, चूंकि ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा धीरे से आगे चल करके इन्होंने क्या किया, आगे चल करके टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। और टीडीपी के जो प्रमुख हैं वो कौन थे, तो टीडीपी के प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, ये जो टीडीपी है ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। कहां की, आंध्र प्रदेश की, स्पेशली आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना में भी थोड़ा बहुत वर्चस्व है, लेकिन स्पेशली आंध्र प्रदेश की। और उसी टीडीपी के प्रमुख कौन है, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, समझ आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू, धीरे से रेवंत रेड्डी का संपर्क किससे हुआ, चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू इनके अंदर का वो एक जो तेज है वो पहचान चुके थे। इन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है, और चंद्रबाबू नायडू ने इनको किसमें शामिल कर लिया, अपनी पार्टी टीडीपी में। ध्यान से समझिएगा, पहली बार ये वर्ष 2009 में कोडंगल सीट से पहली बार वर्ष 2009 में कोडंगल सीट से क्या बने, ये विधायक चुने गए। क्या चुने गए, पहली बार वर्ष 2009 में, टीडीपी में थे उस दौरान, और क्या चुने गए, पहली बार कोडंगल सीट से विधायक चुने गए वर्ष 2009 के बाद अगली बार 9 में 5 जोड़ दीजिए, 2014, देखिएगा 2014 में फिर एक बार ये कोडंगल सीट से क्या चुने गए, ये दूसरी बार, ये सेकंड टाइम क्या बने, विधायक बने। इनके प्रदर्शन से टीडीपी बड़ी खुश थी।
टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी, जिसके प्रमुख कौन है? चंद्रबाबु नायडू। और एक बड़ा फैसला लिया गया इनको लेकर के, इन्हें क्या कर दिया गया? तो इस प्रदर्शन से इनको टीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कार्यकारी अध्यक्ष। यानी अध्यक्ष कौन थे पहले? चंद्रबाबू नायडू, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? तो याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी को। इनके जीवन में किस तरीके से वृद्धि होगी? 2014। इसी दौरान आपको याद रखना है कि 2 जून 2014 आपको पढ़ाया था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के, क्योंकि उस दौरान तेलंगाना का अस्तित्व था नहीं, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना जिस नाम था तेलंगाना। और चंद्रबाबू नायडू के आदेश पर इन्होंने तेलंगाना में किसके विस्तार की योजना बनाई? टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू ने जिम्मेदारी दी कि तेलंगाना में आप टीडीपी को मजबूत करिए। उस दौरान तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में एक बहुत बड़े राजनेता का प्रभाव था, तेलंगाना को बनाने में भी उनकी भूमिका थी, जिसका नाम है KCR। पूरा नाम है के चंद्रशेखर राव। कौन है ये चंद्रशेखर राव? तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री। समझ आ रहा है? के चंद्रशेखर राव उस दौरान तेलंगाना निर्माण में भी उनकी भूमिका रही और तेलंगाना के बहुत मजबूत लीडर थे। कौन? आपका के चंद्रशेखर राव। समझ आए? याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव 2014 की बात हो गई। 2014 से हम आगे बढ़ते हैं तो 2015 में रेवंत रेड्डी, ये रेवंत रेड्डी है, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आरोप ये लगा कि 2015 में इन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरोप MLC चुनाव, MLA नहीं बात कर रहा हूं, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो MLC चुनाव होते हैं, MLC कुछ ही राज्यों में है जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। तो MLC चुनाव में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आरोप लगने के साथ ही इन पर पैसे के लेन देन का कुछ हिसाब किताब था और भ्रष्टाचार के आरोप में कहां चले गए? जेल चले गए। जेल जाने के बाद ये कुछ लंबे समय तक जेल रहे। जेल जाने के दौरान अब तक इनके ऊपर टीडीपी के मुखिया यानी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया जो चंद्रबाबू नायडू का इन पर हाथ था, चंद्रबाबू नायडू ने अपना हाथ खींच लिया और ये अलग थलग पड़ गए। जब ये जेल से बाहर निकले, 2015 में ये जेल गए और उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब ये जेल से बाहर निकले तो ये राजनीतिक रूप से एकदम अकेले पड़ चुके थे। इसी दौरान वर्ष 2017, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2017 में कांग्रेस को भी एक ऐसे नेता की तलाश थी जो तेलंगाना में उसे मजबूत कर सकता था, और वो भूमिका किसने निभाई? रेवंत रेड्डी। 2017 में रेवंत रेड्डी किससे जुड़ गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। समझ आया किस तरीके से वो कांग्रेस के सदस्य बने 2017 में जेल से आने के बाद। और इसके बाद उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस को तेलंगाना में आज जो स्थापित कराया है वो रेवंत रेड्डी की भूमिका है। 2018 में तेलंगाना में क्या हुए? चुनाव हुए। तेलंगाना में क्या हुए? विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में रेवंत रेड्डी क्या हो गए? रेवंत रेड्डी जो है हमारे, रेवंत रेड्डी हार गए और एक बार फिर केसीआर की सरकार बनी। कहां पर? तो केसीआर की सरकार फिर एक बार तेलंगाना में बनी और इसी हार के साथ कांग्रेस भी लगभग तेलंगाना में उसकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस अभी भी रेवंत रेड्डी पर भरोसा बनाए रखी। 2019 में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने मलकाजगिरी सीट से अपना कैंडिडेट किसको बनाया? रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी को अपना क्या बना दिया? अपना कैंडिडेट। और यहां से ये जीत करके, विजयी होकर के ये कहां पर पहुंचे? एक सांसद के रूप में कहां पर पहुंचे? संसद भवन पहुंचे। 2019 में चूंकि मोदी जी की लहर थी एक फिर एक बार, तो तेलंगाना में केवल 3 ही सांसद कांग्रेस के जीते थे, जिसमें एक सांसद कौन थे? रेवंत रेड्डी। अब सांसद के रूप में वहां पर पहुंच गए। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान की स्थिति यह है कि वर्तमान में ये तेलंगाना कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और इसी के साथ ये क्या थे? सांसद भी थे। और अध्यक्ष और सांसद रहते हुए इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप 2023 का जो विधानसभा चुनाव है तेलंगाना में, वहां मजबूती से लड़िए। ये मजबूती से लड़े और केसीआर की जो पार्टी है और केसीआर को बहुत बुरी तरीके से, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना बनने के बाद लगातार कौन मुख्यमंत्री रहा? तो 2014 में तेलंगाना बना और उसके बाद से लेकर के अब तक यानी 2023 तक की स्थिति तक कौन लगातार मुख्यमंत्री रहा? के चंद्रशेखर राव।
समझ आ रहा है, उनका 2 कार्यकाल रहा। लेकिन इस बार के चंद्रशेखर राव को इन्होंने क्या किया, पराजित किया, और कांग्रेस इन 5 विधानसभा चुनाव में एक जगह जहां अपनी सरकार बना पा रही है, वो कौन सी जगह है, आपका तेलंगाना। और तेलंगाना में इन्हें तेलंगाना का दूसरा मुख्यमंत्री क्या बनाया गया है, तेलंगाना का सेकंड सीएम इनको क्या किया गया है, बनाया गया। ये दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, केसीआर जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। याद रखिएगा, अभी ये आपका 7 दिसंबर 2023 को 3 तारीख को परिणाम है, 4 दिन बाद, यानी जिसमें सबसे पहली शपथ यही लेंगे, ठीक है, लाल दुहोमा से भी पहले। 7 दिसंबर 2023 को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में, कहां पर, लाल बहादुर शास्त्री मैदान में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली है, शपथ ली, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और अब ये इस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, और इसी के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी स्थापित होगी। लेकिन यहां पर भी एक उप मुख्यमंत्री को तरजीह दी गई है, और वो उप मुख्यमंत्री कौन है, तो उनको भी देख लीजिए। ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये आपका उप मुख्यमंत्री हैं, और इनका नाम है भट्टी विक्रमार्क। इनका नाम क्या है, भट्टी विक्रमार्क। ये कौन है, तो याद रखिएगा, इनको तेलंगाना का डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है भट्टी विक्रमार्क को। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ना, भट्टी विक्रमार्क का, ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पहली बार उप मुख्यमंत्री है। इसके पहले जब अविभाजित आंध्र प्रदेश था, मतलब जब तेलंगाना नहीं बना था, तो जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उसमें भी ये उप मुख्यमंत्री थे। यानी चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो ये क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे। मतलब एक बड़े नेता है, एक स्थानीय गद्दावर नेता है, कौन, भट्टी विक्रमार्क, और इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि रेवंत रेड्डी को क्या बनाया गया है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया। आगे चले, अब अगले राज्य की बात करते हैं। अगला प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रमुख राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक नए चेहरे को तरजीह दी गई है, वो है मोहन यादव। आपने अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में या मध्य प्रदेश को जितना भी जाना है, आपने शिवराज सिंह चौहान से परिचित रहे, क्योंकि लगभग 4 बार मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार में ही अब किसको तरजीह दी गई है, मोहन यादव। थोड़ा सा मोहन यादव के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ है मोहन यादव का वर्ष 1965 में। कहां पर, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक। 64 में आपको याद रखना है विष्णुदेव साय, 65 में आपको याद रखना है मोहन यादव। अगल बगल दोनों राज्य हैं, ठीक है, जन्म हुआ है। अगर बात करें इनके शैक्षणिक की, इनकी शिक्षा की, तो ये शैक्षणिक रूप से अगर देखा जाए तो इनके पास पीएचडी की डिग्री है, साथ ही साथ इन्होंने एमबीए भी किया है, एमबीए भी किया है। इस बार ये किस सीट से जीत कर आए हैं, महत्वपूर्ण ये हो जाता है किस सीट से जीत कर आए हैं, तो याद रखिएगा किस सीट से जीत कर आए हैं, उज्जैन दक्षिण से। किस सीट से जीत कर आए हैं, उज्जैन दक्षिण सीट से ये विधानसभा में पहुंचे। ये पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार वर्ष 2013 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार ये क्या हुए, फर्स्ट टाइम ये विधायक बने थे, पहली बार विधायक बने। और उस दौरान मुख्यमंत्री कौन बने थे, शिवराज सिंह चौहान। क्लियर। दूसरी बार ये 2018 में ये दूसरी बार फिर उज्जैन दक्षिण से एक बार फिर सेकेंड टाइम क्या बने, विधायक बने, ठीक है। लेकिन इस बार 2018 की बात कर रहा हूं, 18 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था और कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। लेकिन कुछ दिन बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ सरकार गिर गई, और फिर एक बार किसकी सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जब दोबारा बनी तो उसमें ये उच्च शिक्षा मंत्री, शिवराज सरकार में क्या रहे, शिवराज सरकार में इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया था, उच्च शिक्षा मंत्री। यानी आप देख रहे हैं कि 2 बार के केवल विधायक हैं, और 2 बार के विधायक को मध्य प्रदेश से बड़े राज्य की क्या दे दी गई, कमान दे दी गई। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ये उज्जैन में, जो उज्जैन है ना, उज्जैन में बीजेपी संगठन में ये अलग अलग पदों पर रहे, छोटे छोटे पदों पर रहे, कोई बड़े पद पर नहीं रहे, अलग अलग पदों पर रहे, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इसके साथ ही साथ संघ से, जो आरएसएस है, आरएसएस से इनकी बहुत ही ज्यादा नजदीकी है, और इसी नजदीकी का क्या मिला है, इनको फायदा मिला है। और अरुण यादव अगले 5 सालों तक मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे, उज्जैन दक्षिण से जीत कर आते हैं। समझ आए। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि अगला मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के 2 नए चेहरे कौन से, क्योंकि मैंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी जीत कर आई है वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ 2-2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। तो एक जो चेहरा दिख रहा है ये है जगदीश देवड़ा, जगदीश देवड़ा जी, जगदीश देवड़ा। ये जगदीश देवड़ा
कौन सी सीट से जीत कर आए हैं? तो याद रखिएगा मल्हारगढ़। कौन सी सीट से? मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से, विधानसभा सीट से ये जीत कर आए हैं और इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। क्लियर? इसके साथ ही साथ दूसरा जो चेहरा है ये है राजेंद्र शुक्ला। कौन है? राजेंद्र शुक्ला, जिनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है और ये किस सीट से जीत कर आए हैं? तो राजेंद्र जी रीवा विधानसभा सीट से, रीवा सुने होंगे आप लोग, तो रीवा विधानसभा सीट से ये जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। और इन दोनों ही चेहरों को, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, दोनों को ही क्या बनाया गया? ये एससी है और ये जनरल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण चेहरा है। इन दोनों को साधने की कोशिश की गई है, जबकि यादव को मुख्यमंत्री बना करके ओबीसी को टारगेट करने की कोशिश की गई है। मतलब एससी, जनरल और ओबीसी, समझ आ रहा है किस तरीके से गेम किया गया है? तो ये पूरी चीजें हैं। आगे चले, अगला आप समझिएगा, अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है आपका राजस्थान, और राजस्थान में इस बार एकदम नया चेहरा भजनलाल शर्मा। शायद भजनलाल शर्मा जी को खुद को नहीं पता रहा होगा कि मैं अभी विधायक हूं और मुख्यमंत्री बन के निकलूंगा। ये जीवन में, इसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड है जो कभी कभार हो जाती हैं, और ये उन्हीं के साथ हुआ है भजनलाल शर्मा जी से। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने। अब किसी पहली बार वाले विधायक के मन में कभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती, इनके मन में भी नहीं रही होगी, क्योंकि पहली बार तो ये विधानसभा पहुंच रहे हैं। लेकिन पहली बार विधानसभा और सीएम का टिकट, मतलब कौन बनेगा करोड़पति, यही है। समझ आए? तो ये है भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री चुने गए हैं बीजेपी राजस्थान में। अगर भजनलाल शर्मा जी के बारे में बात करें तो ये किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं? तो पहला तो यही प्रश्न बनेगा कि किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं? तो आपको पकड़ना है सांगानेर विधानसभा सीट से। किस सीट से? सांगानेर विधानसभा सीट। राजस्थान की किस विधानसभा सीट से? सांगानेर। पहली बार विधायक जीत कर आए। इसके पहले अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में, थोड़ा इनका राजनीतिक जीवन देख लें। राजस्थान में जो बीजेपी संगठन है, ये बीजेपी संगठन में अलग अलग पदों पर ये भी काम कर चुके हैं, यानी कार्यकर्ता रहे हैं, छोटे से अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है राजस्थान में। कोई बड़ा पद नहीं था इनके पास, लेकिन इनकी भी आरएसएस यानी संघ से, आरएसएस से क्या है? नजदीकी, आरएसएस से नजदीकी इनको शायद ये पद दिला गई। ठीक है, कौन? भजनलाल शर्मा। ये एक बार पिछले चुनाव में, अभी 2023 का चुनाव है, एक बार ये अपनी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला था, यानी बीजेपी जो है ना, बीजेपी से टिकट नहीं मिला था पिछले चुनाव में। टिकट ना मिलने के कारण, ये बीजेपी से टिकट नहीं मिला इनको, ये विधानसभा का टिकट चाहते थे, बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट को दे दिया, तो ये अपनी पार्टी के खिलाफ ही लड़ गए। ये ऐसे भी नहीं है, ये बीजेपी के बगावती भी हैं, बगावत किए थे एक बार बीजेपी के साथ, तो एक बार टिकट ना मिलने के कारण ये निर्दलीय लड़ गए। समझ आ रहा है? निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद इतनी बुरी तरीके से हारे कि इनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार 2023 विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, इनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और कहां से उम्मीदवार बनाया? सांगानेर सीट से। और पहली बार विधानसभा पहुंचने के साथ ही ये अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, यहां भी मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 2 नाम आपको दिख रहे होंगे। एक नाम, ये जो महिला दिख रही हैं, ये हैं दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। ये दिया कुमारी जो है, ये जयपुर की रानी कह सकते हैं, या जयपुर की प्रिंस है एक तरीके से। ये वहां की कन्या है जयपुर की। याद रखिएगा, कौन? दिया कुमारी। लंदन से शिक्षा दीक्षा हुई है, काफी हाईली एजुकेटेड है ये। जयपुर की महारानी कह लीजिए, जयपुर की रानी कह लीजिए, जयपुर की राजकुमारी कह लीजिए, दिया कुमारी। क्लियर? दिया कुमारी को इस बार क्या बनाया गया है? डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम। इसके पहले ये सांसद भी रह चुकी है, इसके पहले क्या रह चुकी हैं? सांसद के रूप में भी रह चुकी है। मतलब इनको थोड़ा बहुत राजनीतिक अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन सांसद के तौर पर भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुकी है। और दूसरा बड़ा नेता जो आपके सामने है, ये है प्रेम कुमार भैरवा। कौन है? प्रेम कुमार भैरवा। और प्रेम कुमार भैरवा की अगर हम बात करें तो इनको भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। इनको भी क्या किया गया है? डेप्यूटी सीएम बनाया। किस सीट से? तो याद देखिएगा, दूदू विधानसभा सीट से। दूदू विधानसभा सीट से ये जीत कर आए हैं। और अगर ये दिया कुमारी जी के बारे में पूछेगा कौन सी सीट से जीत कर आई हैं, विद्याधर नगर सीट से। विद्याधर नगर सीट से ये जीत कर आई हैं, और इसी जीत के साथ इन्हें भी क्या बनाया गया है? डेप्यूटी सीएम। तो ये रहे 5 राज्यों में जो स्थिति है, जिनमें से 4 राज्यों में शपथ कार्यक्रम लगभग हो चुका है। अंतिम राजस्थान में भी शपथ होना है, क्योंकि कल ही यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया।